जय हिंद दोस्तों। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 220 तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 230 तक अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा वीडियो में कि कैसे आप लोग सभी सब्जेक्ट्स का गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 221। यहाँ पे देखिए कह रहा है गिवन दैट डेल्टा denotes declination, theta the latitude of the place of observation, and alpha the altitude of a star at the prime vertical। देखिए मैं आप लोग को सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझ लो कि हमारा ईएससी का क्वेश्चन है। ईएससी में आया, इंजीनियरिंग सर्विस में आया, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो हमारा इंपॉर्टेंट है। साथ में ईएससी के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस है हमारा वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से रिलेटेड है। जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है, एक यूनिट है हमारी सर्वे की, जो एक्चुअली में जो जेई लेवल पे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ए लेवल पे ये क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है। जेई लेवल पे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे नहीं पूछा जाता। असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम होता है वो भी ईएससी में अधिकतर इसको इंक्लूड करा जाता है, बाकी उतना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से रिलेटेड जो मेरी प्रीवियस वीडियो, सबसे पहले तो वो आप देखिए जो प्रीवियस ईयर वीडियो है सर्वेइंग की, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को क्लियर किए हुए हैं। वो टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को क्लियर होंगे तभी आप क्या कर सकते हो। जो डिक्लिनेशन होता है डेल्टा और थीटा होता है हमारा लैटिट्यूड, और जो हमारा एल्टीट्यूड होता है अल्फा, तभी आप इनमें एक रिलेशंस को ड्राइव कर पाओगे, वरना ये आप लोग के लिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा जो पिछली वीडियोज़ हैं वो एक बार आप देख लीजिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर आप लोग को कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो क्लियर करने की। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्निकल टर्म, एक तो हमको जेनिथ पता होना चाहिए क्या होता है, एक ये नाइदर पता होना चाहिए क्या होता है, एक वर्टिकल सर्किल पता होना चाहिए और मेरिडियन पता होना चाहिए। ये 4 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हो। चारों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना जेनिथ को, फिर देखते हैं नाइदर को। देखिए जेनिथ जो पॉइंट होता है, अगर ये मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, सबसे पहले ये ग्रीन वाली जो हमारे पास अर्थ है, ग्रीन वाली क्या अर्थ। अब यहीं अर्थ पे रह करके ही तो आप सर्वे करेंगे। अगर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आप दूरबीन से करने वाले हैं उसको, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर आप उसको करने वाले हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से, तो आप यहाँ पे खड़े होंगे और टेलीस्कोप की हेल्प से आप जो एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल बॉडी हैं, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, आपको सन को देखना है, आपको स्टार्स को देखना है, आपको मून को देखना है, आपको किसी को भी अगर देखना है, तो आप अर्थ पे खड़े होकर कहीं ना कहीं आप उसको विजिट करेंगे। तो जो ऑब्जर्वर है जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेनिथ पॉइंट। और उसके बिल्कुल जस्ट नीचे जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं नेदर पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, नेदर पॉइंट। तो नेदर पॉइंट इज सेलेस्टियल स्फीयर डायरेक्टली बीनेथ द ऑब्जर्वर। लेकिन ये सब के सब कहाँ पर होते हैं, ये दोनों पॉइंट जो होते हैं हमारे अर्थ पे नहीं होते हैं। जेनिथ और नेदर जो है वो अर्थ पर नहीं होता है। हमारा क्या होता है, जो सेलेस्टियल स्फीयर होता है, सेलेस्टियल स्फीयर होता है वो हमारा उस पॉइंट, उस के जो नॉर्थ और साउथ, एक तरीके से आप उस तरीके से कह सकते हो, वो हमारे जेनिथ और नेदर होते हैं। सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है, ये सब सेलेस्टियल बॉडी को जो कनेक्ट करता है स्फीयर, उसको हम बोलते हैं। ये सब लास्ट वीडियोज़ में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिकल सर्किल क्या होता है। तो अ ग्रेट सर्किल विच पासिस थ्रू द जेनिथ, एक ऐसा सर्किल जो हमारा पास करे, कहाँ से, जेनिथ से पास करे और नाइदर से पास करे। यानी कि ये सर्किल देखिए, इस सर्कल को देखिए, आप कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, जेनिथ से भी पास कर रहा है और नेदर से भी पास कर रहा है। तो ऐसा सर्कल जो जेनिथ और नेदर से पास करे वो हमारा कौन सा होता है, वर्टिकल सर्किल होता है। ये देखिए ये भी हमारा कैसा है, वर्टिकल सर्किल है। क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है हमारा, ये वर्टिकल सर्किल, लेकिन इस वर्टिकल सर्किल में एक और टर्म यूज करते हैं, मेरिडियन। अब ये मेरिडियन क्या होता है, देखिए ऐसा करके हमारे पास बहुत सारे तरीके के सर्किल हो सकते हैं, लेकिन उन वर्टिकल सर्किल में से हम मेरिडियन किसको बोलेंगे। तो जो हमारा सर्किल, द वर्टिकल सर्किल विच पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ, अगर एक सर्किल ऐसा सर्किल है जो नॉर्थ से और साउथ से, जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ हैं वहाँ से जो पास करेगा, जो वहाँ से पास करेगा, उस वर्टिकल सर्किल को ही हम क्या बोल देंगे, मेरिडियन बोल देंगे। तो मेरिडियन क्या है, कुछ भी नहीं है, एक वर्टिकल सर्किल ही है जो जेनिथ से और नाइदर से पास करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं उनसे भी पास कर रहा होता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, मेरिडियन हो जाता है। नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, तो आपको मालूम है, पॉइंट ऑन द होरिजन इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल। जो जियोग्राफिकल हमारा नॉर्थ होता है उसी को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है उसी को हम साउथ पोल बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि जो टेक्निकल टर्म्स है वो। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या है, अपना सर्वे करेगा। तो जब ऑब्जर्वर अपना सर्वे करेगा तो उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो
उसका एल्टीट्यूड का एंगल वो दिया हुआ है, एल्टीट्यूड का एंगल ये हमको पता है, जो ऑब्जर्वेशन का एंगल है वो हमको पता है, और डिक्लिनेशन है वो हमको पता है। तो इन तीनों में क्या है, हमको इसका डेरिवेशन तो करना नहीं है, बट हमको ये रिलेशन याद रखना है कि ये रिलेशन हमारा ड्राइव होकर के आता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन डेल्टा इंटू कोस एल्फ़ा, ठीक है, कोसेक एल्फ़ा। ये रिलेशन हमारा ड्राइव होकर के आता है, जहाँ पे ये अल्फ़ा थीटा डेल्टा क्या है ये आपको याद रखने। तो ये एंगल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता ही चुका हूँ, ये आप देख सकते हो, सारे के सारे एंगल आप लोग के पास हैं, थीटा डेल्टा डिक्लिनेशन, थीटा लैटिट्यूड, और जो अल्फ़ा है वो एल्टीट्यूड। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन आता है हमारा ड्राइव होकर के। डेरिवेशन हमको नहीं करना है, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आएगा डिक्लिनेशन वाला। तो देखिए ये जो पॉइंट होता है हमारा, देखिए जो सेलिसियल नॉर्थ और सेलिसियल साउथ से जो पास होगा इस तरीके से, उसको हम डिक्लिनेशन बोलते हैं, और यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट बेस्ट एरिया ऑफ एन इनरेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है कि हमारे पास जो है ना, जो एरिया है वो इरेगुलर है, और उसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, कर्व्ड है। तो हमको बेस्ट एस्टिमेशन मेथड बताना है, जो बेस्ट मेथड होगा उसका एरिया एस्टिमेट करने के लिए कौन सा होगा। ईएससी में पूछा गया क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजोइडल मेथड होगा, सिम्पसन्स मेथड होगा, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड होगा, या मिड ऑर्डिनेट मेथड होगा। इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए जब भी हमारे पास इरेगुलर मतलब समझ रहे हो ना आप, कुछ इस तरीके की बाउंड्री हो, कुछ इस तरीके की, कुछ ऐसी हो, ठीक है, ये इस तरीके से, कहीं पे कर्व है, कहीं पे कर्व है, इस तरीके से कनेक्ट। तो ये इरेगुलर एरिया हो गया, और इसकी बाउंड्री कैसी होगी, कर्व टाइप की होगी, कहीं कहीं कर्व्ड है। तो इस तरीके का जब हमारे पास एरिया होता है और उसको हमको एरिया कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो हमारा माना जाता है वो सिम्पसन्स रूल माना जाता है। कौन सा होता है, सिम्पसन्स रूल होता है। अब सिम्पसन ने भी अपने दो रूल दे रखे हैं, एक 1/3 रूल दे रखा है और एक 2/3 रूल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के मेथड होते हैं ना, ये मिड ऑर्डिनेट मेथड हो गया, ट्रेपेजोइडल हो गया, ये सब के सब मेथड जो होते हैं वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। लेकिन इनमें जो इरेगुलर के लिए होता है वो बेस्ट जो माना जाता है वो सिम्पसन्स वाला माना जाता है। तो हमको मेथड्स अगर आपने पढ़ रखे हैं एरिया कैलकुलेशन के, तो उसमें पता होगा ये सब एरिया कैलकुलेशन के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ वो देखिए किस तरीके से फ्रेम करा गया कि इरेगुलर के लिए आप बताइए, तो वो सिम्पसन्स हो जाएगा। सिम्पसन्स क्या होता है वो एक बार आप देख लीजिए। सिम्पसन्स का रूल ये होता है कि d/3 जो आपका डी गैप हो जाएगा उसके बीच का, और ओवन और लास्ट ऑर्डिनेट हो जाएगा। फोर्थ में जो आ जाएगा वो सम ऑर्डिनेट, जो इवन ऑर्डिनेट होते हैं ना, इवन वाले, वो 4 के साथ आ जाते हैं, और 2 के साथ क्या आ जाते हैं, जो ओड वाले ऑर्डिनेट होते हैं, ओड नंबर वाले जो ऑर्डिनेट होते हैं वो 2 के साथ आ जाते हैं, और सबका हम सम ले लेते हैं, और हम सिम्पसन 1/3 रूल से हम उसका एरिया जो है वो अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस रूल की एक और ख़ास बात होती है जो आपको याद रखनी है, दिस रूल इज़ मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस रूल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो और रूल है हमारे पास, मिड ऑर्डिनेट है या फिर ट्रेपेजोइडल है, तो उन सब में जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है वो आप लोग का सिम्पसन 1/3 रूल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द डिक्लिनेशन ऑफ अ स्टार इज़ 21 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, एंड द लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड जो हमको उसका गिवन है वो 43 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ गिवन है। द जेनिथ डिस्टेंस, हमको जेनिथ डिस्टेंस बतानी है उसकी कितनी होगी। तो याद रखना, जब भी हमको क्या दिया हुआ उसका डिक्लिनेशन पता है और हमको क्या पता है, लैटिट्यूड पता है, तो डिक्लिनेशन और लैटिट्यूड का जो डिफरेंस देता हमको वो जेनिथ डिस्टेंस देता। जेनिथ डिस्टेंस क्या होती है यार, पिछली वीडियोज़ में सब टेक्निकल टर्म्स क्लियर कर चुका हूँ। बस अभी आप देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अब हर बार अगर सेम टर्म्स एक्सप्लेन करने लग गया तो देखिए 223 जेनिथ डिस्टेंस जो होती है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, जो भी हमको उसका डिक्लिनेशन दिया हुआ और लैटिट्यूड दिया हुआ, दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो 43 डिग्री 30 मिनट्स माइनस के 21 डिग्री 15 मिनट्स माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 22 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम सब कुछ इसमें एंगल में ही देखते हैं ना, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में, अगर आपको याद होगा, हम इस डिस्टेंस में कैलकुलेट करने लगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, तो हम इसलिए इसमें इसी में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224। 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 1530 मीटर अपार्ट अक्रॉस अ रिवर। देखिए दो, अगर मान लीजिए बीच में रिवर आ गई है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं एक दूसरे से वो 1530 मीटर क्या हैं, दूर हैं। द रेसिप्रोकल लेवल मेजर्ड, और हमने जो रीडिंग ली है, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को ए पे सेट किया है तो ए पे और बी पे ये रीडिंग मिली है,
और अगर हमने देखिए इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने ए पे सेट किया तो ये रीडिंग हमको मिली है, और इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने बी पे सेट किया है तो ये रीडिंग हमको मिली है। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट पे हमें स्टेशन अगर हमने ए पे सेट किया है तो हमको जो है ये ए पॉइंट है बी पॉइंट, तो बी पे ज़्यादा मिल रही रीडिंग, यानी कि बी पे ज़्यादा मिल रही, तो यानी कि बी जो है वो डीपर है देन ए। ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए रीडिंग को देखते ही। और बी पे जब हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया तो अभी हमें ए बी पे ज़्यादा रीडिंग मिल रही है, ए पे कम मिल रही है, मतलब बी जो है वो डी पर है। तो हमको बताना है ट्रू डिफरेंस, बताना है ए और बी के बीच में ट्रू डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इस तरीके से ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच में हमको ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में अगर आपको याद हो तो मैंने अपने वन लाइनर वाले कोर्स में एकदम अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है, तो वहाँ से अगर आपको याद हो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रू डिफरेंस एच इज इक्वल टू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो 3.80 ए वाली रीडिंग है एच ए माइनस के एच बी, और फिर प्लस एच ए डैश माइनस के एच बी डैश अपॉन 2 करके जब आप लोगे तो ये आप लोग के पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब हमने इंस्ट्रूमेंट को ए पे सेट करा तो रीडिंग जो मिलती है एच ए मान लेते हैं, इसको एच बी ले लेते हैं, और जब इंस्ट्रूमेंट को बी पे सेट करते हैं तो इसको हम एच ए डैश ले लेते हैं और इसको एच बी डैश ले लेते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एच बी माइनस के एच ए प्लस के एच पी डैश माइनस के एच ए डैश अपॉन 2। हमें यहाँ पे ऐड करना होता है जब डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, और अगर एरर निकालना होता है तो एरर निकालने के लिए ध्यान रखना इस प्लस साइन को हम किस में बदल देते हैं, माइनस में। यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना होता है एग्जामिनर को तो वो एरर पूछ लेता है यहाँ पे, तो एरर के केस में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। अ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट एबव द ओरिजन एट अ सर्टेन स्टेशन एट सी लेवल। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड द लाइट हाउस इज़ 40 किलोमीटर। जो स्टेशन है और लाइट हाउस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर है। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ अप्रोक्सीमेटली, हाइट हमको बतानी है। तो देखिए जो हाइट होती है अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हाइट जो होती है ये हमको दे देता है कौन, जो हमारा टोटल एरर होता है जिसको हम कंबाइंड एरर बोलते हैं। दो तरीके के एरर होते हैं हमारे पास, एक तो रिफ्लेक्शन एरर होता है, एक ड्यू टू सरफेस होता है। तो हमारा जो कंबाइन एरर होता है वो ये डिस्टेंस हमको दे देता है। ठीक है, ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये हमको देता है। इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, डिस्टेंस हमको गिवन है डी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, वैसे भी हम किलोमीटर में पुट करते हैं तो किलोमीटर में ये गिवन है। चलिए एक बार फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, याद आ जाएगा, बहुत डिटेल में आप लोग को पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ। कंबाइन करेक्शन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है -0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डी क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है, किलोमीटर में होता है, जो कि 40 हमको गिवन है। इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो सी की वैल्यू माइनस के 107.68 मीटर आ जाएगी। अब ये करेक्शन देखो हमारे पास कैसा निगेटिव आ रहा है, तो एरर कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम ही होगा, करेक्शन और एरर जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 107.7 मीटर। ESC में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगाइए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है जो कम टाइम लेता है, बस थोड़ा सा लॉजिकल होता है। द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड वेस्टवर्ड। डिक्लिनेशन कैसे दे रखा है, वेस्टवर्ड। ऑन द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग बतानी। ESC का क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है। देखिए आपको याद हो ये ट्रू नॉर्थ होता था, ये ट्रू साउथ होता था। अब डिक्लिनेशन हमारा किधर हुआ है, वेस्टवर्ड हुआ है, तो उसने बोल रखा वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा, और इधर जाओगे तो ये मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद बोला है कि डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड है, और वो भी कितना है, 2 डिग्री है और 20 सेकेंड है। और हमारी कोई सर्वे लाइन थी, उस सर्वे लाइन की जो ट्रू बियरिंग है, देखिए ट्रू बियरिंग तो ट्रू नॉर्थ से ही लेते हैं ट्रू बियरिंग, तो वो कितनी है, 34 डिग्री है, 20 मिनट है और 40 सेकेंड है। तो हमको उसकी क्या बतानी, मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग कौन सी होगी, जो मैग्नेटिक नॉर्थ से देखी जाएगी, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से यहाँ से हम देखेंगे मैग्नेटिक बियरिंग, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड में ऐड कर देंगे कितना 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड। तो ऐड कर दो इसको, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 60 सेकेंड, और ये कितना हो गया 20 मिनट हो गया, और ये कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। अब देखिए
ये कितना है 30 हमारे पास कितना है सेकंड है, तो हमें पता 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो हम 36 डिग्री और 21 मिनट कर देंगे और 00 क्या कर देंगे उसको सेकंड कर देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट था। देखिए यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम बना करके आप लोग को ये PDF मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 227 डिस्कस करने से पहले। ये देखिए हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, और करंटली अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाकर के डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे 10% ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। पेड क्लासेज हैं हमारी, 1 लाइनर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चल रहा है, विद कॉन्सेप्ट भी हैं इसमें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। डेमो क्लासेज हमारे चैनल पर ही पड़ी हुई हैं, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो। इसका जो प्राइस है 499 रुपी है, जो कि 10th क्लास की ट्यूशन फीस से भी कम रखा गया उन लोगों के लिए जो करना चाह रहे हैं लेकिन वो फीस की वजह से कई बार नहीं कर पाते और कंटेंट उनको नहीं मिल पाता बेहतरीन, तो वो जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, इसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ, फिर आप कहते हो कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो आप कर लीजिए। और हमारा ये कोर्स इतना ट्रेंडिंग में चला है जिसकी वजह से मुझे अवार्ड भी मिला है क्लास प्लस की तरफ से, क्योंकि हमारा ये कोर्स ट्रेंडिंग में चला गया था, बहुत लोगों ने इसको परचेज़ किया था। नेक्स्ट है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है PDF है वो सब आप लोग को मिल जाएगा सिर्फ 399 रुपीज़ में, और इस पर भी 10% ऑफ चल रहा है, तो आप जा करके इसको ले सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हमारा कोड लगा देना विपिन सर 10, ठीक है। तो आप लगाओगे तो 10% ऑफ वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पहले से ही ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कोड हो सकता है ये अप्लाई हो ऑलरेडी, अगर अप्लाई है तो 10% ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, नहीं है तो आप देख लेना वो, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वहीं पर, क्वेश्चन नंबर 227 पर। क्वेश्चन नंबर 227 हमसे क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑफ बाउडिच मेथड। देखिए बाउडिच मेथड को लेकर के बताना कि इनमें से कौन सा एजम्पशंस बाउडिच ने कंसिडर करा था, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही आंसर आप लोग बताएंगे, तो अपना सही आंसर खुद से भी कुछ मेहनत करो यार, सही आंसर पढ़ो पहले और फिर बताओ कि सही आंसर क्या होगा। आप लोग सही आंसर अपना चूज़ करेंगे। देखिए जब मैंने आप लोग को बताया था, जब मैंने ट्रेवर्स सर्वे आप लोग को कराया था अपने 1 लाइनर वाले कोर्स में, तो मैंने आप लोग को बताया था वहाँ पे 2 मेथड हमने देखे थे। एक तो हमारा बाउडिच मेथड था, दूसरा मेथड कौन सा था आप कमेंट करके बताना। एक तो बाउडिच मेथड था और एक और मैंने आप लोग को बताया था जिसको हम ट्रांजिट रूल बोलते थे, ठीक है, वो आप लोग को याद होगा। और बाउडिच का मैंने एक और नाम आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, जिसको हम कंपास रूल भी बोलते थे, ये हमारा यूज करा गया था। तो हमने 2 मेथड वहाँ पे पढ़े थे। एक में हमने देखा था तो जिसमें लीनियर और एंगुलर जो मेजरमेंट था वो इक्वली प्रिसाइज हमको चाहिए होता था, लीनियर और एंगुलर, तो वो मैंने आपको बताया था वो बाउडिच मेथड ही होता है। तो पहला एजम्पशन तो हमारा ठीक है, लेकिन एक मेथड इसमें मैंने आप लोग को बताया था ट्रांजिट वाला था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि उसमें सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए एज़ कम्पेयर टू एंगुलर वाले से, तो वो हमारा ट्रांजिट था। सही है कि नहीं। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो हमारा बाउडिच होता है, सॉरी हाँ, जो एक मिनट क्वेश्चन नंबर 227 है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 3 और 4। यानी कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट जो होता है, इसमें लीनियर मेजरमेंट में जो एरर होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर रूट ऑफ सर्वे लाइन के, और जो करेक्शन होता है उसमें उसका फॉर्मूला होता है, करेक्शन लगाने का फॉर्मूला होता है टोटल एरर जो भी होता था लेंथ ऑफ वन साइड अपॉन जो भी उसका सम होता था टोटल वो। तो ये 2 सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और डी हो जाएगा। एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन, ये हमारा होता था आई थिंक ट्रांजिट मेथड में होता था। इसको यार एक बार देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है। बाउडिच मेथड जो होता था उसमें हम बैलेंस करने के लिए ट्रावर्स को लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट जो होता था वो इक्वली प्रिसाइज होता था। हाँ मुझे याद आ गया, जो बाउडिच मेथड होता था ना इसमें इक्वली प्रिसाइज होता था, सॉरी गाइज, ये इक्वली प्रिसाइज होता था, मतलब हमें एंगुलर भी मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट भी इक्वली प्रिसाइज चाहिए होता था बाउडिच मेथड में, ठीक है। ट्रांजिट वाले में जो होता था उसमें एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा चाहिए होता था एज़ कम्पेयर टू लीनियर वाला, लीनियर मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर वाले में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर इसका 3rd और 4th है, क्योंकि जब हमने इसको पढ़ा था बाउडिच को तो वहाँ पे हमने 3-4 अजम्पशंस अपने देखे थे, ठीक है। वो एक बार मैं फिर से आप लोग को अजम्पशंस बता देता हूँ। ये देखिए बाउडिच रूल क्या होता है,
यूज्ड वेयर लेंथ एंड एंगुलर आर इक्वली प्रिसाइज हमको चाहिए होती हैं, आल्सो नोन एज कंपास रूल, इसको कंपास रूल भी बोलते हैं। और इसमें जब एरर निकालना होता है तो टोटल एरर, देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, टोटल एरर इनटू लेंथ ऑफ वन साइड और सम ऑफ ऑल ट्रैवर्स लाइन, जो भी ट्रैवर्स होता है सबका उसका सब ले लेते हैं। फिर उसने और अजम्पशंस क्या लिए थे, जो लीनियर एरर होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो एंगुलर होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो अजम्पशंस भी उसने लिए थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट है अजम्पशंस, अगर ईएससी में पूछ लिए गए हैं तो जेई और एई जो स्टेट का एग्जाम होता है उसके लिए तो कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ ब्रिज proposed to a built across a wide river, the surveying method of choose would be। देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक वाइड रिवर है, ठीक है, और उस पर हमने ब्रिज को बनाना है, तो उसके लिए आप सर्वेइंग का इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे, टैकोमेट्री यूज करेंगे, चैन सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे या ट्रैंगुलेशन। हाइड्रोग्राफिक तो वाटर बॉडीज से रिलेटेड होता है, चैन सर्वे हम तब करते हैं जब हमारे पास एक्सेसिबल पॉइंट हो, यानी कि ए और बी के बीच के डिस्टेंस हम बाई चैन आराम से उसको मेजर कर सकें, ठीक है। टैकोमीटर जो होता है हम डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टैकोमीटर हमारे पास सर्वे होता है जिसमें हम डिस्टेंस को भी और जो हाइट होती है दोनों, एलिवेशन और डिस्टेंस दोनों को मेजर करते हैं अपने टैकोमीटर सर्वे में। बचता है ट्रैंगुलेशन, तो ट्रैंगुलेशन मेथड इस केस में हम करते हैं जब हमारी वाइड रिवर और ब्रिज हमको इस पर बनाना हो, तो बेस्ट मेथड जो हमारा माना जाता है वो ट्रैंगुलेशन। और ट्रैंगुलेशन मेथड से और भी कुछ चीज़ें याद रखना। देखिए सबसे पहली चीज़ ट्रैंगुल, इट इज़ अ नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है ट्रैंगल्स का इसमें, विच आर यूज टू कंट्रोल नेटवर्क इन विच ओनली वन बेस लाइन मेजरमेंट, इसमें एक लाइन, एक बेस लाइन का मेजरमेंट करा जाता है और बाकी की जो भी रिमेनिंग साइड्स होती हैं उन सबको हम बाई एंगल्स मेजर कर लेते हैं, एंगल मेजर कर लेते हैं और तब हम उसको यूज कर लेते हैं। ये हिली एरिया के लिए सुटेबल माना जाता है जहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो इनएक्सेसिबल है, यानी कि हम एक्सेस नहीं कर सकते पॉइंट को, जैसे ए और बी के बीच रिवर आ गई तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो उस केस में जब इनएक्सेसिबल पॉइंट की बात हो तब हम इसको यूज करते हैं। और मेन करेक्टरिस्टिक्स जो होता है ट्रैंगुलेशन स्टेशन का इज दैट वुड बी इंटरविजिबल फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अगर मान लीजिए ए और बी के बीच रिवर आ गई तो हम इस तरीके से उसको कर, ए और बी के बीच में रेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब वो विजिबल होना चाहिए, ए से बी विजिबल होना चाहिए, बी से ए विजिबल होना चाहिए, तो उस केस में भी हमारा ट्रैंगुलेशन जो है वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप इससे याद रखें। नेक्स्ट आता है 229, हीलियोग्राफ इज अ टाइप ऑफ, हमको बताना है हीलियोग्राफ जो होता है ये किस तरीके का हमारा सर्वे होता है। तो यार हीलियोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप याद रखना हीलियो वर्ड और ग्राफ, ग्राफ का मतलब तो राइट या प्लॉट करना होता है आपको मालूम है, लेकिन हीलियो वर्ड का मतलब होता है सन, किससे होता है सन। तो अब इनमें सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सन सिग्नल बाय द ट्रैंगुलेशन वर्क, यानी कि इसमें क्या होता है ट्रैंगुलेशन वर्क तो करा जाता है हीलियोग्राफ में, लेकिन वो सन सिग्नल की हेल्प से करा जाता है। अब सन सिग्नल की हेल्प से कैसे करा जाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हीलियोग्राफ जो होता है एक ऐसा मेथड होता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होता है और हीलियो सन होता है, ग्राफ का मतलब राइट, ये ग्राफ उसको प्लॉट करना होता है, और एक वायरलेस टेलीग्राफ होता है जिसकी हेल्प से हम सिग्नल को फ्लैश करते हैं, जैसे कि मिरर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर ये मिरर है स्मूथ सरफेस है तो लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी और टकरा के वापस चली जाएगी, तो इन सिग्नल का, इन फ्लैश सिग्नल्स का हम यूज़ करते हैं इसमें ट्रैंगुलेशन वर्क में, बस इतना है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, हीलियोग्राफ बोल देते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना और ज़्यादा इससे याद भी नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 230, a plot of land 60 meter by 20 meter is measured by the steel tape if standard error in the length and width measurement is taken plus minus 1 centimeter, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी दोनों में एरर है, देन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एरिया ऑफ प्लॉट वुड बी, तब हमको बताना उस एरिया में टोटल कितना एरर आया होगा अगर एरिया का मेजरमेंट हमारा ये था और जिस टेप से हमने उसको मेजर किया उसमें प्लस माइनस 1 लेंथ और ब्रेथ दोनों में है, तो हम उसको एरिया में उसका बताना कितना एरर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 230 का सही आंसर बताएंगे अपना सब लोग। बिल्कुल, इसका अगर आपको फॉर्मूला आता होगा स्टैंडर्ड सॉरी, अगर आपको स्टैंडर्ड एरिया निकालने का फॉर्मूला आता होगा तब तो आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला वो होता था एरिया, अगर आपको याद है, नहीं है तो हमारा यार कोर्स में मैंने आप लोग करा रखा है, एरिया इनटू जो एरर है लेंथ में, ठीक है, और उसका हम डेरिवेटिव ले लेते थे उसका स्क्वायर प्लस के जो उसका ब्रेथ है उसमें कितना एरर है, और उसका हम एरिया का डेरिवेटिव ले लेते थे ब्रेथ के रेस्पेक्ट में, और तब हमको जो मिलता था वो हमारे पास क्या होता था, स्टैंडर्ड एरर होता था। चलिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। देखिए एरिया तो हमको गिवन है, ये हो गया, लेंथ में 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ में क्योंकि प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर उसने बोला है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे लेंथ का एरिया का
जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा वहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो वो 120 आ जाएगा। और जब हम एरिया का लेंगे विड्थ के रेस्पेक्ट में तो वो लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 60 तो हमको गिवन ही है ना, यही तो है ना। ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ के रेस्पेक्ट में, ये लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो दोनों को हमने ले लिया, ब्रेथ के रेस्पेक्ट में और लेंथ के रेस्पेक्ट में, यही वैल्यू हमारे पास होती है। तो सभी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, एरिया वगैरह और सारी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस 0.632 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास एरर होगा, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, एरिया का। अब बाकी मैं आप लोगों को कोर्स बता ही चुका हूँ, वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर लो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो पीडीएफ लेक्चर आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर हमारे अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।